अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक बना के टाइम के हिसाब से, मतलब ये 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइमर भी रखा है मैंने उस लिंक के अंदर। तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा उससे। इससे आपको दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर कोई सवाल आपको सॉल्व हो रहा है तो मुमकिन ये है कि जो मैं यहाँ पर जिस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ तो वो तरीका ज़्यादा आसान हो और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर वो आपको कोई सवाल आता नहीं होगा तो इस वीडियो को देख के आप वो सवाल आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो बताया था, इसी तरह हम यहाँ पर यही करेंगे कि जो हमारे पास बड़े सवाल है ना, उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस से समझेंगे पहले। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है, द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन मशीन डिक्रीज बाय 30% ऑफ इट्स परचेज प्राइस ईच ईयर। सही है, हमें ये बात समझ में आ गई कि 30% एक मशीन की प्राइस डिक्रीज हो रही है। सही है। इफ द मशीन वॉज परचेज इन 1982 फॉर इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ $8,000, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, $8,000। सही है, मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास? $8,000। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथ साथ। व्हाट वॉज इट मार्केट वैल्यू 2 years लेटर। ये 2 साल बाद, मतलब कि 1984 में इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, हमें मालूम है कि हर साल 30% डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर पता है अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्या करते हैं कि पहले एक साल की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं इसका निकालूँ एक साल की मार्केट वैल्यू, मतलब 30% डिक्रीज करूँ उसमें से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5,600। अब इसका भी है ना 30% और डिक्रीज करके ना आंसर निकाल लेते हैं, मतलब कोई भी एक्स वाई आंसर आएगा इसका 30%, तो समझते हैं ये हमारा आंसर होगा। हालांकि ये जो तरीका है ना, ये गलत है। सिंपल सा सवाल है यहाँ पर कि आपको 8,000 है ना मार्केट वैल्यू इस मशीन की, 2 साल बाद का पूछ रहा है ना, तब 60% निकाल लो। सिंपल, अगर मैं इसका 60% निकालूँ तो मुझे मालूम है पहले 50% निकाल लो जो कि 4,000 हो जाएगा। 10% निकालना तो आसान है कि एक जीरो काट लो, तो ये 4,800 हो जाएगा 60%। अब 4,800 में से 8,000 माइनस कर दूंगा, जो आंसर आएगा मेरे पास वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 4,800 में से 800 माइनस कर दूंगा, मतलब 8,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2,400। सही है, तो सिंपल ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल अक्सर बच्चे है ना सेंटेंस को समझ ही नहीं पाते, सेंटेंस में कहा क्या गया। इसमें सिंपल सी एक बात है, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 15। सही है, अगर 50 एक वैल्यू है तो 15 होगा, वो सब कितना परसेंटेज होगा। लेट्स सपोज करो कि हमें पता है कि अगर 50 वैल्यू है तो इसका 10% क्या होगा? 10 होगा। सही है, अगर मैं इससे आपको पूछूं कि 50 का 5% क्या होगा, तो आप सिंपल कहोगे कि 10 को हाफ कर लो। 10 को हाफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही है, इसी तरह हमसे पूछा गया है कि 50 का 15% कितना होगा। तो सिंपल, अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो तो बहुत आसान है, हमें मालूम है 10% का 10 होता है। सही है, और 5% कितना होता है? 5 होता है। तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 15% कितना होगा? सही है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। इस सवाल को हम वापस से कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमें ना 50 का जो 10% होगा ना, वो हमारे पास 5 होगा। सही है, क्योंकि एक चीज़ कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और 50 का जो हमारे पास 10% हमें पता चल गया। अब सिंपल है, अब 10% हमें पता चल गया तो हमें ये भी पता है कि अगर 20% निकालना है तो आसान है, 5 को डबल कर लो मतलब 10। सही है, अब हमें क्या वैल्यू चाहिए थी? 15। तो मतलब 15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस ऑपरेशन लगा दो, बस 15 हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। और अगर परसेंटेज निकालो तो 10 + 20 30%। सिंपल सी ये बात थी बस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन 3 भी हमारे पास आसान है। इफ 2x = 3y = 10। सही है, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि 2x भी है जो वो भी 10 के बराबर है, और 3y जो है वो भी 10 के बराबर है, और जो 2x है वो बराबर है 3y के। सिंपल सा इसका ये मतलब है। सही है, यहाँ पे मैं एरो बनाया तो, और हमें बताना है देन 12xy की वैल्यू बतानी है। सही है, तो अक्सर बच्चे इस सवाल में पता है क्या करते हैं कि है ना इसका स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेते हैं और समझते हैं कि ये जो है ना ये आपको हो जाएगा 4x,
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4x हो जाता है और ये हो जाएगा आपका 100 और सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ और बस मल्टी 12x y हो गया और ये आपको आंसर हो जाएगा 1000। ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इस तरीके में ये नहीं देख रहे कि अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर होगा 4x नहीं होगा। सही। जो इसका सिंपल तरीका है ना वो ये है कि आप पहले 2x इक्वल टू 10 है ना हमारे पास, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10/2। सही है। और y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 10/3 और हमें निकालना 12xy। तो बस सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू में पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो बस आप 12 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक आपके पास ये तरीका है, लेकिन अगर इसमें भी आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन दी हुई है तो आप सिंपल एक आप है ना देसी मेथड से भी कर सकते हो। वो ये है कि आपको है ना 12xy की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप सिंपल ये कर दो कि है ना 2x का आपको मालूम है कि बराबर होता है आपके पास 10 के। अब 12 बनाने के लिए आपको मालूम है कि अगर आपको 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 6xy। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 को ऑन बोथ साइड। सही है। ये एक बेसिक सा मैथ्स रूल है कि अगर आपको किसी इक्वेशन को बराबर करना हो तो आप अगर 2 को दो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये सही है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड पर करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो आप कर सकते हो। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड पे तो ये आपके पास बन जाएगा 4x इक्वल्स टू 20। सही है। और बस सी वाई आपको मालूम था 10 के बराबर है, तो बस आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये आपके पास हो जाएगा 12xy इक्वल्स टू 200। सही है। इस तरीके से भी 200 आएगा आंसर, इस तरीके से 200 आएगा। अब आपको जो तरीका पसंद है आप उससे कर लो। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो इसमें हमें कहा गया है इफ जैक वॉक 5 miles in 1 hours and 15 minutes, what is rate of walking in miles per hour। सिंपल हमें एक डेटा दिया गया है कि एक जैक एक बंदा है जो 5 माइल्स के डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटा 15 मिनट के अंदर। सही है। तो आप बताओ कि वो 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सही है। तो अब इस तरह के सवाल होते हैं जिसके अंदर आपको 1 आवर्स एंड 15 मिनट्स दिया गया है या ऐसे कि दो कन्वर्जन एक साथ दी हुई है, जस्ट लाइक के 1 मंथ्स एंड 15 डेज। सही है। 2 years एंड 3 months। तो अब इसमें कोशिश क्या करो कि किसी भी एक कन्वर्जेंस में आ जाओ। जस्ट लाइक क्या अगर यहाँ पे मुझे आवर्स और मिनट अलग अलग कन्वर्जेंस दी है तो कोशिश करूँगा कि मिनट्स के अंदर आ जाओ, क्योंकि मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करना आसान है। मैं सिंपल मान लो टोटल हो जाएगा आपके पास 75 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें दिया गया 5 माइल्स कवर किया इसने 75 मिनट्स के अंदर। सही है। 15 प्लस 60 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 होते हैं मिनट्स, तो 15 प्लस 60 मिनट 75 मिनट्स हो गए मेरे पास, जो हो गया मेरे पास माइल्स पर मिनट। मैं इसको सही तरह से लिख दूँ, ये बल्कि हमारे पास हो गए 75 मिनट्स। सही है। तो इसने अगर 5 माइल्स कवर किए 75 मिनट्स के अंदर, तो हम सिंपल ये निकाल सकते हैं कि 1 माइल कितने मिनट्स के अंदर कवर करेगा। डिवाइड कर दो दोनों को आपस में, तो मालूम है कि 5 पंजा 5 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने 1 माइल कवर किया 15 मिनट्स के अंदर। तो अब सिंपल हमें निकालना है कि 1 घंटे के अंदर कितना कवर करेगा। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें 60 मिनट्स बनाना है 1 घंटे के लिए। तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड पर, आ जाएगा 4 माइल्स इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 15 4 ज़ा 60। तो अब हमें पता चल गया 60 मिनट्स के अंदर 4 माइल्स कवर करेगा, मतलब ये हो गया अब आपका आज। तो यहाँ पर हमें आज लिखता हूँ, इसको हटा के यहाँ पर लिखता हूँ 1 आवर्स। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि अगर दो कन्वर्जेंस दी हुई ना जिसमें आपको आसान लगता है उसमें कन्वर्ट कर लो। मेरे लिए मिनट्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान था, बनस्बत कि मैं आज में जाता तो पॉइंट्स में आंसर आता, और पॉइंट्स की कैलकुलेशन आपको मालूम बहुत मुश्किल हो जाती करना। तो इसलिए ये तरीका बेस्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो इसमें हमें कहा गया है, अब ये वापस से बड़ा सवाल है तो हम वही सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के पहले समझेंगे। ऑफ अ सर्टेन हाई स्कूल ग्रेजुएटिंग क्लास 75% ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर फॉर्मल एजुकेशन। सही है। तो पहले सेंटेंस में हमें कहा गया कि हाई स्कूल, तो हमें पता है कि सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर जो खत्म होती है उसको हाई स्कूल कहते हैं। सही है। तो हमें कहा गया एक सर्टेन हाई स्कूल है, उसमें 75% जो स्टूडेंट्स है उसने फॉर्मल एजुकेशन आगे कंटिन्यू की। ये नहीं बताया गया कौन सी फॉर्मल एजुकेशन, हो सकता है ACCA कर रहा हो, उसने कोई बैचलर्स कर या कोई स्किल सीख रहा हो।
सही है, हमें ये नहीं पता, बस ये पता है 75% स्टूडेंट्स ने फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू की। सही है भाई। हम सपोज कर लेते हैं 75 स्टूडेंट्स जो है, ये मतलब 75% जो है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स, अपनी असम्पशन के लिए हम करें ताकि सवाल अंडरस्टैंड कर सकें। सही है, अब आगे हमें कहा गया है एंड 80% ऑफ दो स्टूडेंट हु कंटिन्यूड देयर फॉर्मल एजुकेशन वेंट टू 4 ईयर कॉलेज। अब हमें पता है कि 75% ये था, तो मतलब 80% के क्या मतलब हुआ कि 80 लोगों ने, सही है, मतलब इन 75 लोगों परसेंट में से भी 80 लोगों ने, सही, क्या किया कि आगे 4 इयर्स के बैचलर्स या कोई प्रोग्राम ले लिया। सही, बैचलर्स का कोई प्रोग्राम ले लिया कंप्यूटर साइंस में या बिजनेस में, मगर 4 इयर्स का प्रोग्राम ले लिया किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। सही है, 4 ईयर कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी होगी। अब हमें कहा गया है इफ 300 स्टूडेंट्स इन द क्लास वेंट टू 4 ईयर कॉलेज। अब जो 4 ईयर कॉलेज जो थी ना, जहाँ पर हमने 80 एज्यूम किया था, यहाँ पर हमें पता चल गई वैल्यू क्या है 80 की जगह 300 है। तो मैं यहाँ पर इसको काट के लिखता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि अब 80 नहीं है ये वैल्यू, ये तो हमने अपनी assumption के लिए लिखा था ना, तो मतलब 300 की जगह ये दी है, ये 300 आपके पास 80 नहीं है। सही है, अगर 300 स्टूडेंट्स है इन द क्लास वेंट टू 4 ईयर कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन ग्रेजुएटिंग क्लास। सही है, तो हमसे पूछा गया ग्रेजुएटिंग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो, तो हमें यहाँ पर है ना पहले है ना 80% निकालना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स हैं। सही है, तो हमें ये पता है कि है ना इस डेटा के मुताबिक, सही है, जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने, 300 है। तो अब हमें पहले ना इसको है ना पूरा 100% पे लेके जाना होगा। सही है, कि अगर 80% इतने स्टूडेंट है तो 100 कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो इसका सिंपल सा अगर आप इसको आप यूँ भी कर सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है इसका 300 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो अब एक ये तरीका सॉल्व करने का इसको, क्या अगर आपको 75 मालूम करना है तो, सही है, यहाँ तो आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि ना अगर आप थोड़ी सी अकल लगाओ, तो अगर 300 है हमारे पास तो 8% कितना होगा, तो मैं मालूम अगर 300 मेरे पास ये 80% है, तो मैं जब इसको 100% बना देना तो मुझे पहले 8% निकालूँ मैं, तो 8% कितना हो जाएगा मेरे पास, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो तो 30 हो जाएगा। सही है, ये हमारे पास 8% हो गया। अब 100 बनाने के लिए मुझे एक और 8% चाहिए होगा। सही, तो एक और मैंने 8% प्लस कर दिया। अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये हो गया आपका 80, 80 प्लस 88, 88 और ये आपका हो गया 96। अब 4% और वैल्यू चाहिए होगी, तो 4% की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 30 को हाफ कर दो तो ये आपको हो जाएगा 15। सही है, तो ये आपका हो गया 4%। अब इन सबको प्लस कर दोगे आपको पूरा 100% आ गया, डेटा आपका 100% आ गया। सही है, तो ये आपका हो गया 375। सही है, ये उन 375 कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू की थी। सही है, लेकिन 375 में से 80% जो लोग थे, मतलब 300 लोग, वो कौन से थे जिन्होंने 4 ईयर डिग्री कंटिन्यू की थी। सैड है। अब हमें एक आ गया है कि हमें हाई स्कूल ग्रेजुएट में से हमें पता है कि 75% है जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यू की थी, मतलब ये हमारे मुताबिक 75% करने में जो हमने निकाला अभी 375। अब सिंपल सा अगर मैं इसका भी 100% निकालना है तो दो तरीके, यहाँ तो आप अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छे हो तो आप इसको ये सिंपल कर दो, 375 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, यहाँ तो आपको इसका 100% निकालना है, तो सिंपल आप है ना इसको है ना, मुझे पता है 75% के मैं 3 हिस्से कर दूंगा तो 25% आ जाएगा। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर 375 के 3 हिस्से करूँ तो मुझे मालूम है एक हिस्सा होगा हमारे पास 125 का, दूसरा 125 का 125 का, तो अगर मैं यहाँ पर 3 से करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो एक हो जाएगा मेरे पास, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 375 हो जाएगा 125 प्लस 125 प्लस 125, और ये कितना हो गया 25%। सही, हमें पता है अगर हम डिवाइड बाई 3 करेंगे 75% को तो 25% आएगा हमारे पास। सही है, तो अब अगर हमें इसको 100% बनाना है तो क्या करना होगा, एक और 25% प्लस करना होगा, तो अगर मैं इसके अंदर एक और 125 प्लस कर दूंगा तो पूरा 100% बन जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 125 प्लस 125 250 और प्लस 250, तो ये हो गया आपके पास पूरा 500। तो हमारे पास जो हाई स्कूल से जो ग्रेजुएट हुए जो स्टूडेंट्स वो कितने थे 500। तो अब इसका एक और तरीका है ना, अगर आपको वो तरीका सही लगे तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो साथ साथ। सही है, अगर टाइम आपके पास बच गया है, वैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले कंज्यूमिंग सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, लेकिन आप इसको किस तरीके से करते हो, 500 का आप 75% निकाल लो। सही है,
पे जो आंसर है उसका आप 80% निकाल लो, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 300। अगर 300 आ रहा है तो फिर सही है। अब आते हैं हम लोग 6 सवाल की तरफ। तो इसमें हमें कहा गया है when ticket sales begin, Pat was and customers in line for a ticket। सही है। अगर हम यहाँ पर अपनी सवाल की assumption के लिए यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा बचे। सवाल की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि एंड जो है वो वैल्यू हमारे पास 10। सही है। मतलब जो हमारे पास ये बंदा है पैट, वो खड़ा हुआ है 10वीं पोजीशन पे। सही है। एंड कस्टमर परचेज द टिकट एट अ रेट ऑफ एक्स कस्टमर्स पर मिनट। सही है। हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स कस्टमर्स पर मिनट, मतलब कि हर बंदा 2 मिनट लगा रहा है। सही है, टिकट परचेज करने के लिए। Of the following, which best approximation the times in minute that Pat had to wait in line। सही है। From the moment the ticket sales begins। तो सिंपल हमें मालूम है कि हमें ना ये जो हमें दी हुई है हमें अगर याद हो तो ये बेसिकली मैथ्स का सवाल से ज़्यादा फिजिक्स का सवाल है। सही है। तो सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला होता है कि टाइम हमें निकालना है, तो एस इक्वल टू वी टू होता है और टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू द एस ओवर वी। सही है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एंड। सही है, वो एंड कस्टमर है। और वेलोसिटी हमें पता है, जो हमें रेट दिया हुआ है वो हमारे पास हमेशा वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, एक्स है। सही है। तो एन ओवर एक्स हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन ओवर एक्स आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सवाल को गौर से पढ़ो ना तो ना यहाँ पर आपको लिखा हुआ है विच बेस्ट अप्रोक्सीमेशन द टाइम इन मिनट्स दैट पेट हैड टू वेट इन लाइन फ्रॉम द मोमेंट टिकट सेल्स बिगिंस। अब टिकट सेल्स बिगिंस हम लोग है ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर पैट 10वें नंबर पर खड़ा हुआ है तो इसकी बारी आने में 9 लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या वही n-1 हो गया। सही है। ये पूछे पैट की बारी कब आएगी, ये नहीं पूछे पैट कब काउंटर से फारिग होकर वापस जाएगा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि पैट है ना काउंटर से कब फारिग होकर जाएगा तो हमें पता है कि ये एन होता, लेकिन पैट की बारी कब आएगी जब 9वां बंदा फारिग हो जाएगा, मतलब कि n-1 हो गया। सही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा n-1। काउंटर से पैड का डिस्टेंस कितना है, n-1 दूर है वो। सही है। तो यह हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली मैथ्स, बेसिक मैथ्स के अंदर फिजिक्स के भी कुछ सवाल आ जाते हैं, तो आपको फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन में हमें कहा गया है a certain business printer can print 40 characters per second। सही है। तो हमें बताया चल गया इससे कि एक बिजनेस प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर सकता है 40 कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटर जो है वो 40 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। सही है। तो 40 में लिख दिया, सी कैरेक्टर्स पर सेकंड। सही है। विच इज 4 टाइम्स एज फास्टर एज एन एवरेज प्रिंटर। तो ये हमारे पास है बिजनेस प्रिंटर, मैं इसको बी लिख देता हूँ। अब हमें बात करनी है एवरेज प्रिंटर्स की। जो एवरेज प्रिंटर जो है ना वो बिजनेस प्रिंटर अगर 40 कैरेक्टर्स पर मिनट प्रिंट कर रहा है तो ये 4 टाइम्स फास्टर है। सही, बिजनेस प्रिंटर एज कम्पेयर टू एवरेज प्रिंटर। तो हमें मालूम है कि अगर बिजनेस प्रिंटर 4 टाइम्स फास्टर है तो एवरेज प्रिंटर क्या होगा। सिंपल, जो बिजनेस प्रिंटर प्रिंट कर रहा है स्पीड जो है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 40 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा बस 10। तो 10 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर रहा है एक एवरेज प्रिंटर। सही है। If an average printer can print 5 times as faster as an electric typewriter। सही है। तो इलेक्ट्रिक एवरेज प्रिंटर जो है वो 5 टाइम्स फास्टर प्रिंट कर रहा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की अगर मैं निकालूँ यहाँ पर। सही है। तो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, तो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर की क्या आ जाएगी मेरे पास स्पीड, सिंपल है 10 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं। तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 10 डिवाइड बाई 5 कर दूंगा क्योंकि 5 टाइम फास्टर है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 करेक्टर्स पर सेकंड। सही है। अब हमें क्या निकालने को कहा गया है, हाउ मेनी करेक्टर्स पर मिनट कैन एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कैन प्रिंट। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक टाइपराइटर कितना प्रिंट करता है, 2। सही है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसको है ना ऑप्शन ए हमारे पास 2 दिया हुआ भी है तो इसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 1 मिनट होता है और स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग है ना एक चीज़ भूल रहे हैं यहाँ पर कि है ना सवाल अगर आप गौर से पढ़ो तो ये जो सारी वैल्यूज है ना ये हमें पर सेकंड में दी हुई है। सही है। तो और हमें मालूम है तो क्या कहा गया है, पर मिनट में, करेक्ट है पर मिनट। सही है।
तो ये हम लोग है ना भूल जाते हैं और इसकी वजह से ना हमारे मार्क्स भी चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास 2 कैरेक्टर्स पर सेकंड वैल्यू आई है और उसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हमें मालूम है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 120 कैरेक्टर्स पर मिनट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आगे देखते हैं आठवां सवाल हमें दिया गया है, इफ 6 gallons ऑफ gasolines आर एडेड टू अ टैंक दैट इज ऑलरेडी फिल्ड टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। सही है। अगर हम एक्सेस गैलेंस गैसोलीन एक टैंक के अंदर डालें जो ऑलरेडी फिल्ड है, सही, गैसोलीन डालने से पहले ही वो 3/4 फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया हुआ है डेटा, तो फिल्ड इतनी कैपेसिटी में फिल्ड है, सही है। द टैंक इज देन फिल्ड बाय 9/10, सही है, ऑफ इट्स कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैसोलीन डालनी तो बिफोर गैसोलीन ऐड की, जो हमने बिफोर गैसोलीन, सही है, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 3/4, और आफ्टर गैसोलीन जब गैसोलीन डाली हमने टैंक के अंदर तो टैंक हमारे पास फुल हो गया है 9/10, सही है। हाउ मेनी गैलेंस डज द टैंक होल्ड, सही। अब हमें ना टैंक की है ना कैपेसिटी पूछी। तो देखो अब डेटा बनाने से कितना आसान हो जाता है हमारा सवाल कि अगर हम डेटा बना लें तो बहुत आसान है समझना, तो आपके साथ कोई मसला भी नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो अब देखो, अब सिंपल हमें है ना बिफोर गैसोलीन डालने से पहले क्या था, 3/4 फ्रैक्शन गिवन था, और आफ्टर गैसोलीन क्या था, 9/10। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि आप फ्रैक्शन से सबसे पहले ना परसेंटेज में आ जाओ। तो हमें मालूम है कि 3/4 जो हमारे पास होता है वो होता है 75%, सही है, और 9/10 हमारे पास होता है 90%। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ये पता चला है कि जब हमने 6 गैलन ऑफ गैसोलीन डाली है तो मतलब जब टैंक की कैपेसिटी वो कितनी फुल हुई है, 15%। तो हमें ये पता चल गया इससे कि 6 गैलन ऑफ गैसोलीन हमारे पास 15% की जगह ले रहा है, सही है। तो अगर 15% की जगह ले रही है तो अगर फुल टैंक की कैपेसिटी मालूम करनी हो तो सिंपल 15, अगर ये 66 गैलन हमारे पास 15% है तो हम पहले निकाल लेते हैं 90% कितना होगा, सही है। तो 90 निकालने के लिए मुझे मालूम है कि इससे 15 2 30 होता है और 15 6 90 होता है। तो मैं दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 36 गैलेंस। गैसोलीन कितना लेगा हमारे पास कैपेसिटी, 90%, सही। मैंने दोनों जगह 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे पता चल गया कि 90% फिल हो रहा है 36 गैलन से, सही है, तो अब इसको 10% ऑलरेडी फिल करने के लिए कितनी चाहिए होगी गैलेंस, सही है, लेस देन 6 ही होगा, क्योंकि अगर 6 मेरे पास 15% है तो 10% मुझे इतना यहाँ से समझ में आ गया कि 10% जो होगा मेरे पास वैल्यू वो मेरे पास लेस देन 6 होगी, सही है। ये मुझे समझ में आ गई बात। अगर आप आपके पास ये आपको समझ में आ गई ना बात, सही है, तो आपको कोई कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ आ जाओ। तो ऑप्शंस में मुझे ये पता चल रहा है कि 2022 हो नहीं सकता, क्योंकि 90% अगर 36 गैलेंस फिल हो रहे तो 100% फिल होने के लिए ऑब्वियसली बात है 36 से तो उससे ज़्यादा चाहिए हमें। तो 20 भी नहीं हो सकता, 24 भी नहीं हो सकता। अब 36 हमारे पास 90% है तो ऑब्वियसली बात है 100% भी 36 तो नहीं हो सकता। तो अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक 40 एक 60। तो अगर हमें मालूम है कि अगर मैं 60 की तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक्सिट कर जाऊँ, क्योंकि अगर मुझे ये मालूम है कि जो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 36 से बड़ा होगा, सही है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है साथ साथ कि ये 42 से छोटा होगा, क्योंकि 42 जो हमारे पास होता है 15% होता है, अगर 90 में 50% हो तो 105% हो जाएगा। तो मुझे 105% और 90% के दरमियान की वैल्यू चाहिए, सही है। तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है 40। तो आप देखो अगर आप साथ साथ कैलकुलेशन के साथ अगर आपके पास एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था और आपने इतनी कैलकुलेशन की हुई है तो फास्ट वाले आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपका ऑप्शन देखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं भी करो और ऑप्शंस के जरिए अंदाजा लगा लो तो आपका पेपर हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, उल्टा आपका टाइम और कंज्यूम नहीं होगा। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है, which of the following groups of numbers would be the length of sides of a right angle triangle। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है। तो इस फॉर्मूले को देख के ही हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हाइपोटेनस जो है हमारे पास सबसे बड़ी साइड होगी, सही है, ग्रेटर जो साइड होगी वो हाइपोटेनस की होगी।
तो अब अगर मैं सबसे पहले वाली इक्वेशन की बात करूँ जो पहले हमारे पास है, अगर से मैं ग्रेटर चेक करूँ तो अगर मैं सबका स्क्वायर लूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, सही है। और 4 का जो होगा वो होगा 16, सही है। और अगर मैं अंडर रूट 17 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17। तो इन तीनों में से जो बड़ी हाइट कौन सी है मुझे मालूम है, ये वाली बड़ी हाइट है। तो अगर ये हाइपोटेसिस हो जाएगा मेरे पास, तो ये बराबर होना चाहिए आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेस स्क्वायर क्या था मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेसिस स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास बेस स्क्वायर, ये अगर मैं इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लूँ, सही। तो हमें ये भी मालूम है कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर मसला नहीं है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 16 प्लस 1, तो हाँ ये इक्वेशन वैलिड होगी, मतलब ऑप्शन 1 सही है हमारे पास। अब बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 4, 7 और 11, तो मैं यहीं पर कर देते हैं इसको भी। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो अब हमारे पास बड़ी सेट कौन सी है, 4 आ जाएगा मेरे पास 16, सही है। अब अगर मैं 7 का स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 7 होता है 49, सही है। फिर अगर मैं 11 का स्क्वायर लूँगा तो 11 हो जाएगा। तो बड़ी सेट हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास अगर हाइपोटेसिस स्क्वायर में कंसीडर कर लो उसको, तो ये बेस स्क्वायर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर लेते हैं। तो ये मतलब बराबर आनी चाहिए इक्वेशन। तो 49 इक्वल्स टू 11 प्लस 16, नहीं ये तो बराबर नहीं है, 11 प्लस 16 में 25 बनता है। तो ये बराबर ही है, मतलब ऑप्शन 2 हमारे पास गलत है। इसी तरह हम ऑप्शन 3 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो इसको हाइपोथेसिस मेरे पास ये होगा। तो 81 बराबर होना चाहिए हमारे पास 36 प्लस 16 के। तो ये भी क्वेश्चन वैलिड नहीं है, सही है। तो इसका मतलब सिर्फ 1 हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। When the stock market opened yesterday, the price of a share of stock was 10 half, सही है, 10.5 भी कह सकते हैं इसको। When the market closed, the price was 11 1/4, मतलब ये 11.25 है, सही है, of the following, which is the close percentage increase in the price of stock exchange, सही है। तो अगर हमें यहाँ पर है ना इस टाइप का कोई सवाल दिया गया था जिसमें हमें एक प्रीवियस प्राइस बताई गई है और एक ना हमें चेंज प्राइस बताई गई है, सही है। तो हम इसको सिंपल से है ना, आप ना इसका एक फॉर्मूला याद रखते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है ना, सही है, वो आपके बराबर हो जाएगी डिफरेंस डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो अगर सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शंस में ले जाऊँ इन दो वैल्यूज को, तो मुझे मालूम है ये मेरे पास हो जाएगा 10.25, और नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 11 पॉइंट, सॉरी, ये दो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, एक हो जाएगी 10.5 और एक हो जाएगी 11.25। तो 10.5 और 11.25, सही है। तो अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास, इस फॉर्मूले पुट करूँ तो 11.25 माइनस 10.5 डिवाइड बाय ओपनिंग पोजीशन क्या थी हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज का, सही है। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख ले तो आपको कोई भी ऐसा सवाल दिया गया है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सही है। तो सिंपल आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज जो भी है वो आएगी हमारे पास 7.1 परसेंटेज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको समझ में भी आएगा किस तरह से आप सवाल कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हो कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके, और कुछ फॉर्मूलेस भी आपको नए सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।